बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में कि क्या होते हैं प्लास्टिड और फिर उनके टाइप्स क्या क्या हैं और उनके डिटेल्स क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ हेडिंग प्लास्टिड्स। बेटा प्लास्टिड्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो आपको जितनी भी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैं उन सब के अंदर आपको प्लास्टिड मिलेंगे, यूग्लेनॉइड्स के अंदर आपको प्लास्टिड मिलेंगे और बेटा जो एल्गी होती हैं उनके अंदर आपको प्लास्टिड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हम इन प्लास्टिड्स को पिगमेंट के बेसिस पे कि किस तरीके का पिगमेंट वो कंटेन करते हैं, हम इन्हें 3 कैटेगरी में बांट देते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट दे आर कंटेनिंग, आई एम कैटेगराइजिंग देम इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी है बेटा जिसे मैं ल्यूकोप्लास्ट कह दे रहा हूं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड है बेटा, ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड है। दूसरे जो होते हैं जो जिन्हें मैं क्रोमोप्लास्ट कह दे रहा हूं, ये बेटा कैरोटीनॉइड्स को कंटेन करके चलते हैं और इनका जो कलर है वो आपको येलो ऑरेंज या रेड मिल सकता है। और तीसरे टाइप होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं क्लोरोप्लास्ट बेटा। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं और बेटा ये ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज करना, इनका मेन काम है स्टोरेज करने का। कैसे स्टोरेज करते हैं? तो ये अलग अलग चीज़ों को स्टोर करते हैं जिस बेसिस पे मैं इनको अलग अलग नाम दे रहा हूं। जैसे कि अगर ये बेटा स्टार्च को स्टोर करते हैं, अगर ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, अगर ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, तो बेटा इन्हें हम लोग अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, इन्हें हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जो स्टार्च को स्टोर करेगा वो अमाइलोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है जी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे बेटा पोटैटो ट्यूबर, और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे जिसे मैं कह रहा हूँ राइस। इसी तरीके से बेटा अगर ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं अलूरोप्लास्ट। और अलूरोप्लास्ट का एग्जाम्पल है एल्यूरोन लेयर इन मेज, एल्यूरोन लेयर इन मेज। और तीसरा एग्जाम्पल है बेटा जिसे मैं बोल रहा हूं जो स्टोर करते हैं फैट्स को या ऑयल को, उन्हें मैं कह रहा हूं बेटा इलायोप्लास्ट का एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर ऑयल जो निकलता है वो कैस्टर के अंदर जो इनके इलायोप्लास्ट हैं उसमें स्टोर होता है। और इलायोप्लास्ट एक तरीके का ल्यूकोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है बेटा। अब बात करें हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बेटा, तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ध्यान से समझिएगा, मैं इसको क्रोमोप्लास्ट को, ये तो इधर फैल गया है, क्रोमोप्लास्ट को मैं थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ आपको बता देता हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ क्रोमोप्लास्ट की बेटा, क्रोमोप्लास्ट बेटा कलरफुल होते हैं, ये कलरफुल प्लास्टिड्स हैं। ये
रेड, येलो या ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, और ये रिच होते हैं बेटा, या कंटेन करके चलते हैं, कंटेन करके चलते हैं ये, जिसे हम कहते हैं आपका कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक पिगमेंट है जो बेसिकली आपको कैरेट्स के अंदर भी मिलता है, जो कैरेट्स को ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, वो कैरोटीनॉइड है बेटा। और दूसरी बात ये है कि जितने भी बेटा आप फ्रूट या वेजिटेबल देखते हैं, जितने भी फ्रूट या वेजिटेबल देखते हैं, उन फ्रूट या वेजिटेबल्स के अंदर जो कलर होता है, ठीक है, आपने अलग अलग रंग के फल फूल देखे होंगे बेटा, है ना, फ्रूट भी देखे होंगे, सब्जियां भी देखी होंगी, वो सब बेटा क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलरफुल होते हैं, वो सब क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलरफुल होते हैं। और आपने एक चीज़ भी देखा होगा कि जब अनराइपन्ड होते हैं वो फ्रूट या वेजिटेबल, मतलब जब कच्चे होते हैं, जब पके नहीं होते ढंग से, तो उस टाइम पे तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब बेटा उनकी राइपनिंग शुरू हो जाती है तो उनके अंदर कलर आ जाता है। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे लिख रहा हूँ कि जब भी फ्रूट की या वेजिटेबल की राइपनिंग होती है, पकता है वो फ्रूट या वेजिटेबल, तो बेसिकली क्या होगा बेटा, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से जो क्रोमोप्लास्ट बनता है वो उसकी वजह से ही जो है फ्रूट का कलर, जैसे आप सपोज करो शुरुआत में जो चिलीज होती हैं, जो मिर्चियां हैं, शुरुआत में जब अनराइपेंड होती हैं तो वो ग्रीन कलर की होती हैं, और जब वो राइपन हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो वो चिलीज बेसिकली क्या होती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं। वो चिलीज क्या हो जाती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो है बेटा क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। तो आइए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और इसके अंदर हमें कौन कौन से डिटेल्स हैं जो कि पढ़ने होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट को बेटा। देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इनको दो मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आप इसे कह सकते हो इन्हें, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये। और बेटा ये ज़्यादातर इनके, अगर मैं साइज की बात कर लूँ, पहले साइज बता देता हूँ, ठीक है। इनका जो साइज है बेटा, डायमीटर में ये आपको 2 से 3 माइक्रोमीटर तक मिलेंगी, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो आपको 5 से 10 माइक्रोमीटर तक मिलेगी। जैसे ये डायमीटर है 2 से 3 माइक्रोमीटर, और ये इनका लेंथ है जो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो शेप है वो कैसी होगी। तो बेटा इनकी शेप अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये ओवल शेप के हो सकते हैं, ये डिस्कॉइड शेप के हो सकते हैं,
ये रेटिकुलेट शेप के हो सकते हैं, ये आपको जो है लेंस शेप के मिल सकते हैं, ये आपको स्पाइरल शेप के मिल सकते हैं, या स्पाइरल को आप रिबन शेप कह सकते हो, रिबन शेप के हो सकते हैं, ये आपको कप शेप मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पाइरल या रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट बेटा आपको स्पाइरोगायरा में मिलते हैं, ये आपको स्पाइरोगायरा में मिलते हैं। और कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये आपको बेटा क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं, ये आपको क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी, ये क्लेमाइडोमोनास में एल्गी के अंदर मिलते हैं। अगर मैं इनके लोकेशन की बात करूं तो ये आपको ग्रीन लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल होती हैं बेटा, उन मीजोफिल सेल के अंदर, उन सेल के अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। और ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक पिगमेंट लेके चलते हैं जिसे मैं क्लोरोफिल कह रहा हूं, वो कंटेनिंग होते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल है बेटा, इनका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, इनका जो मेन रोल है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, वो आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर मिलेगा। अब ये कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो आइए इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एक बार इनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिर उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन है, तो 2 मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये 2 मेम्ब्रेन मैंने बना दी हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की ये इनर मेम्ब्रेन है। और बेटा इनके अंदर आपको जो स्पेस मिलता है, पूरा स्पेस इसका, इसे बेटा हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा बहुत सारे एंजाइम्स में रिच होता है। अब वो एंजाइम्स कहाँ पे काम आएंगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं। अकेले को थाइलेकॉइड कहेंगे, और जब बहुत सारे थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं तो बेटा इन्हें हम ग्रेना कहने लगते हैं, इन्हें हम ग्रेना कहने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से थाइलेकॉइड होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखना, एल्गी के अंदर आपको फ्री फॉर्म में थाइलेकॉइड मिलती है। थाइलेकॉइड मतलब केवल, जैसे एल्गी है तो एल्गी में आपको ग्रेना नहीं मिलता है, उनके अंदर ग्रेना एब्सेंट होता है, उनके अंदर आपको केवल थाइलेकॉइड मिलेंगे, मतलब उनके अंदर केवल इस फॉर्म में मिलेगी, स्टैग्ड नहीं मिलते। स्टैग्ड हायर प्लांट्स में होते हैं। और ये एक दूसरे की मदद, एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं एक पार्ट के थ्रू, जिसे मैं स्ट्रोमा लैमेला कह दे रहा हूं, जिसे मैं स्ट्रोमा लैमेले कह दे रहा हूं। और बेटा यहाँ पे इस जो मैंने थाइलेकॉइड बनाया, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को करवाते हैं। कि मेम्ब्रेन के ऊपर वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वो पिगमेंट लगे हुए हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स हैं। जैसे क्लोरोफिल अगर लगा होगा तो वो यहीं पे लगा होता है, इसकी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो स्ट्रोमा है वो, ये जो पूरा स्पेस है स्ट्रोमा, ये तो बेसिकली डार्क रिएक्शन को करवाता है।
वो तो बेसिकली डार्क रिएक्शन को करवाता है। और यहाँ पे ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये बेटा लाइट रिएक्शन को कराती है, ये लाइट रिएक्शन कराती है। कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि मैं फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में बांट दे रहा हूं। मैं फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में बांट दे रहा हूं। एक पार्ट है जिसे मैं कह रहा हूं लाइट रिएक्शन, और दूसरा पार्ट होता है जिसे मैं कह रहा हूं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन की जो साइट है वो होती है बेटा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये जो थाइलेकॉइड है, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, इस और इसके अंदर ये थाइलेकॉइड लगे हुए हैं, तो ये करता क्या है कि जो सनलाइट आती है, अच्छा इसकी मेम्ब्रेन पे पिगमेंट भी लगा दो आप लोग, ये पिगमेंट है। अब यहाँ से ये सन है, ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी और NADPH में कन्वर्ट करने का काम ये बेटा थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है। बाकी इसमें जो डिटेल्ड पार्ट है, जिसे मैं साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन कहता हूँ, या जो भी इसका डिटेल पार्ट है, वो हम बेटा फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, बस सिंपली समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है फोटॉन्स की फॉर्म में, उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाएगा, और केमिकल एनर्जी जो बनेगी यहाँ पे वो ATP या NADPH की फॉर्म में बनती है। ठीक है जी। तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है। तो बेटा ये जो मैंने बताया आपको कि लाइट जो आई थी, वो लाइट को क्या किया गया, ट्रैप किया गया और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब ATP NADPH में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, जो स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है, जैसे ये तो हुआ थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन जो होता है बेटा वो होता है स्ट्रोमा वाले पार्ट में। स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है जो इस डार्क रिएक्शन को कराता है, जिसे हम बेटा रूबिस्को कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो एनर्जी है इसको यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में फिक्स करने का काम, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन फिक्सेशन करना। तो इस कार्बन फिक्सेशन को करने के लिए जो एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मतलब डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन के ऊपर। ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। मतलब डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में हो रहा है, लेकिन इसको होने के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, उसकी ज़रूरत होती है। मतलब इसको यूज़ करके डार्क रिएक्शन किया जाएगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है। और एक छोटी सी बात और है, वो बात ये है बेटा, वो बात ये है, आप इसे लिख लीजिएगा, इनका नंबर भी क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग हो सकता है। इनके अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इनका नंबर भी वेरी कर सकता है सेल टू सेल। इनका नंबर भी सेल टू सेल वेरी कर सकता है। मतलब एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल आपको क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में मिलता है।
और बेटा 15 से 20 क्लोरोप्लास्ट आपको पर सेल हायर प्लांट में मिलते हैं, हायर प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है जी, हायर प्लांट्स में मिलते हैं 15 से 20 क्लोरोप्लास्ट पर सेल बेटा। ठीक है, अब इसका फंक्शन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एटीपी को और NADPH को बनाया जाएगा, एनर्जी को बनाया जाएगा, और इस एनर्जी को किसकी मदद से बनाया जाएगा? जो सनलाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट की मदद से इस एनर्जी को बनाएंगे, और इस एनर्जी को यूज़ करते हुए स्ट्रोमा वाले हिस्से में क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है या इसको फिक्स कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये बेसिक फंक्शन है बेटा किसका? क्लोरोप्लास्ट का। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कह रहा हूँ, इट इज़ द साइट ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस, और यू कैन से स्ट्रोमा इज द पार्ट ऑफ स्ट्रोमा इज अ प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, और जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है जी। अब एक बात और याद रखिएगा, छोटी सी बात है वो, कि बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही यहाँ पे आपको बेटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिल सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा जो कि सर्कुलर होता है, और यहाँ पे आपको 70S टाइप के राइबोसोम्स भी मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको 70S टाइप के राइबोसोम भी मिल सकते हैं। मतलब ये अपनी इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, तो ये खुद की प्रोटीन बना सकते हैं इन 70S टाइप के राइबोसोम्स के मदद से, और इसीलिए इन सब को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और बेटा इनके अंदर आपको स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी मिल सकते हैं। तो अब बात मैं जो कर रहा था वो बात ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और बेटा क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों ही बेटा अपने आप को बाइनरी फिशन करके डिवाइड कर सकते हैं, दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी ये कर सकते हैं। और इन दोनों सेल ऑर्गेनेल को बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स भी कहा जाता है। इन दोनों ही सेल ऑर्गेनेल को बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स भी कहा जाता है। इन्हें बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स इसलिए कहा जाता है, माना यह जाता है कि पहले ये दोनों जो ऑर्गेनेल है ये कभी बैक्टीरिया रहे होंगे, ये कभी बैक्टीरिया थे, और बेटा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, और वहाँ पे इन्होंने सेल ऑर्गेनेल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ का एविडेंस क्या है कि ये बैक्टीरिया थे या बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट थे? तो इसका एविडेंस बेटा ये है कि जैसे आप एंटीबायोटिक अप्लाई करते हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होती है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी एंटीबायोटिक से अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करके डिवाइड करते हैं, ये भी बाइनरी फिशन करके डिवाइड कर सकते हैं।
इनकी मेम्ब्रेन पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एटीपी सिंथेसिस की मशीनरी है, जैसे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे होती है। बेटा इनकी मेम्ब्रेन पे भी वो स्पेशल प्रोटीन्स पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सर्कुलर डीएनए रखता है, ये भी सर्कुलर डीएनए रखते हैं। तो ये सारी की सारी कुछ सिमिलरिटीज हैं जो बैक्टीरिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो इनके बीच में सिमिलरिटी है। बैक्टीरिया के पास 70S टाइप का राइबोसोम है, इनके पास भी खुद का 70S टाइप राइबोसोम है। मतलब हालांकि ये प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के पास 80S टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन ये खुद 70S लेके चल रहे हैं जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ये बाइंडर फ्यूजन कर सकते हैं, खुद का डीएनए रखते हैं, राइबोसोम रखते हैं, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। हालांकि बाहर से भी प्रोटीन को ये जो है यूज कर सकते हैं जो अदर सेल ऑर्गेनेल ने बनाई है। और बेटा ये बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोन्ट्स हैं। ठीक है, इनके पास में बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोन्ट के लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं? तो एविडेंस ये है कि बेटा इनके पास में ये बाइंडर फ्यूजन करके डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया की तरह। दूसरा, इनके पास में ETS और ATP सिंथेसिस करने की मशीनरी होती है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में भी होती है। इनके पास में भी पोरिन्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन पे, जैसे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। ये अफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक से, जैसे बैक्टीरिया अफेक्ट हो सकते हैं। इनके पास भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जैसा बैक्टीरिया के पास होता है। इनके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जैसा बैक्टीरिया के पास होता है। तो ये इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए इन्हें मैं सेमी ऑटोनोमस तो डीएनए प्रेजेंट है इसलिए कह रहा हूँ, और बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोट्स इन सारे रीजन्स की वजह से इन्हें मैं कह रहा हूँ।